बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मल्हार पुस्तक से पाठ 3 पहली बूंद। यह एक कविता है और इस कविता को पहली बूंद कविता को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। यह प्रकृति पर आधारित कविता है और इसको लिखा है, देखिए यहाँ पर, गोपाल कृष्ण कौल ने। इस कविता के रचयिता है गोपाल कृष्ण कौल। पहली बूंद यानी वर्षा की जो पहली बूंद है जब धरती पर आती है तो धरती को कैसा लगता है, उसी उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है बच्चों। तो चलिए इसको बताती हूँ, इसका भावार्थ बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको सारांश बता देती हूँ कि इस पाठ में कवि कहना क्या चाहते हैं। कवि वर्षा ऋतु के पहले दिन की बात कर रहे हैं जब बारिश की बूंद धरती पर गिरी। इस बूंद के गिरते ही सूखी और बंजर धरती से अंकुर फूटने लगे। देखिए, अंकुर फूट पड़ा, धरती से अंकुर फूटने लगे, जैसे नई ऊर्जा और जीवन का संचार हो गया हो। कवि ने इस घटना को एक नव जीवन के आगमन के रूप में देखा है, जिससे धरती की सूखी अवस्था समाप्त हो गई है। बच्चों, इसमें शब्द भी कुछ कठिन हैं, इनको भी देख लेते हैं। पावस, ये पावस है। पावस यानी वर्षा ऋतु। एक एक का लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं फिर मिटा दूंगी। वर्षा ऋतु, देखिए पहला का हो गया, मिटा देती हूँ, वर्षा ऋतु। दूसरा देखिए, दिवस। दिवस, दिवस का अर्थ होता है बच्चों दिन, प्रथम दिन, प्रथम दिवस यानी पहला दिन। फिर है धरा, धरा मतलब धरती, धरती, पृथ्वी, धरणी, वसुंधरा, धरणी, आप कुछ भी कह सकते हैं। अंकुर, अंकुर का अर्थ होता है बच्चों नया पौधा, नया पौधा, उनको नोट कर लीजिएगा आप। अधरों, अधर का अर्थ होता है होठ। अंगड़ाई, अंगड़ाई का अर्थ है शरीर को फैलाना, शरीर को फैलाना, ये फैलाना। ये हो गया बच्चों, ये इसका शब्द, इस पैराग्राफ का शब्दार्थ। और भी कुछ शब्द हैं, उसको भी लिख देती हूँ, आपको बता देती हूँ। रोमावलिसी, रोमावलिसी होता है बच्चों रोंगटे खड़े कर देना, रोंगटे खड़े हो जाना। रोम का अर्थ होता है रोवे, जो शरीर में एक एक रोमे होते हैं उसको कहते हैं रोंगटे, रोंगटे खड़े होना। खड़े होना हो गया बच्चों ये वाला शब्दार्थ। अब देख लेते हैं। मुस्काई का अर्थ होता है मुस्काना, अधरों का अर्थ होता है होठ। और चलिए इसको पैराग्राफ को पढ़ती हूँ। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। कवि कहते हैं कि बारिश की, वर्षा की पहली बूंद धरती पर जब पड़ती है तो धरती खिल उठती है, धरती पर प्रभाव पड़ता है, बूंद गिरती है, धरती पर नए अंकुर अंकुर फूट पड़ते हैं, नए पौधे निकलने लगते हैं। यह नए जीवन की शुरुआत जैसा है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावल सी, हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती पर प्रभाव पड़ता है बच्चों, धरती सूखी धरती पर बारिश की बूंदें अमृत सी आकर के गिरती हैं, जीवन दायिनी प्रतीत होती हैं। अमृत सी जो बूंदें गिरती हैं, ऐसे लगता है जीवन दान मिल गया। जो सूख रही थी धरती, जैसे लगी कि जीवन दान के जैसी लगी, अमृत के जैसी लगी धरती पर बारिश की बूंद। और हरी घास खुशी से खिल उठी, हरी दूब, दूब यानी घास, हरी दूब पुलकी मुस्काई, पुलक उठना यानी खुश, खुश हो उठना, झूम उठना। तो धरती खुश हो चुकी है, हरी हरी जो दूब है वो भी बहुत खुश हुई, झूम उठी है। ऐसी पहली बूंद धरा पर आई, ऐसे लगता है वसुंधरा की रोमावली सी, यानी जैसे धरती के रोंगटे खड़े हो गए हों जब धरती पर पहली बूंद धरा पर वर्षा की आई।
आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। आसमान में बादल छा गए जो समुद्र के पानी जैसे लग रहे थे। बिजली चमक रही थी जैसे बादलों के सुनहरे पंख लग गए हों। स्वर्णिम लगा बिजलियों की स्वर्णिम पर का अर्थ होता है बच्चों पंख। पर, ये जो पर है इसका अर्थ होता है पंख। स्वर्णिम यानी सुनहरा। सुनहरा बाकी तो आपको पता ही है। तरुणाई का अर्थ होता है बच्चों, एक यहाँ पे बच गया तरुणाई, इसका अर्थ होता है युवावस्था। युवावस्था। अब आपने लिख लिया होगा पर यानी पंख, सागर यानी समुद्र, आसमान यानी गगन या आकाश, और तरुणाई का अर्थ है युवावस्था, सुनहरा स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरा, पर का अर्थ है पंख, और बूंद का अर्थ है ड्रॉप, जो आपकी बूंद एक एक बूंद, धरा यानी धरती। चलिए फिर से इसको पढ़ती हूँ बच्चों। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। ऐसे लगता है आसमान में बादल छा गए हों जो समुद्र के पानी जैसे लग रहे थे। बिजली चमक रही थी जैसे बादलों के सुनहरे पंख लग गए हों। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे नगाड़े बज रहे हों। धरती नगा और बादल धरती की तरुणाई, ऐसे लग रहा है जैसे धरती की तरुणाई है। आकाश की बूंद, अरे वर्षा की जब बूंद धरती पर पड़ती है तो रोमावली खिल उठती है, खुशियों का माहौल बन जाता है। अगला देखते हैं बच्चों पैराग्राफ। नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा बिगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। शस्य श्यामला, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला यानी हरी भरी हरियाली, और नीले नैनो, नैन यानी नेत्र आंख, कासा कासा यह अंबर, धरती का पुनर्जन्म। ऐसे लगता है धरती का आकाश का मिलन हो रहा है, का आकाश नीली आंखों जैसा लग रहा है। अंबर का अर्थ होता है बच्चों आकाश। देखिए यहाँ पर अंबर आकाश। नैनो का अर्थ होता है नेत्र, नेत्र मतलब आंख। आकाश नीली आंखों जैसा लग रहा था, बादल काली पुतलियों जैसे दिख रहे थे। बादलों से बरसती बूंदें ऐसी लग रही थीं, ऐसी लग रही थी जैसे वे प्यासे दया से भरे हों, आंसू हों दया से भरे, उनके अंदर आंसू भरे हों। धरती की चिर प्यास, करुणा बिगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। ऐसा लगता है दया या करुणा से द्रवित यानी पिघल करके बादलों ने धरती की आकाश प्यास को, चिर मतलब होता है बहुत दिनों से प्यासी धरती की प्यास को बुझा दिया है। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। बारिश ने धरती की लंबे लंबे समय से चली आ रही प्यास को बुझा दी है, और पुरानी और सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई है। बूढ़ी धरती यानी पुरानी धरती जो सूखी थी, जिसमें जल की कमी थी, धरती पर जल नहीं था, वह धरती फिर से शस्य श्यामला बनने को आ गई यानी हरी भरी हो गई है। कब? जब पहली बूंद धरा पर आई। अब बच्चों गोपाल कृष्ण कौल कौन है, इनके बारे में कवि परिचय कर लेते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल 1923 ईस्वी में जन्म हुआ और 2007 ईस्वी में मृत्यु हुई। यानी बॉर्न हुए थे 1923 में और डेथ हुई 2007 में। ने बच्चों के लिए, गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।
अब चलिए बच्चों अगला देखते हैं। मेरी समझ से पाठ से देखते हैं बच्चों। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी स्टार बनाइए। पॉइंट नंबर 1 है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कविता में बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बादल के लिए, बादल है, अंकुर है, बूंद है, पावस है। तो बादल, बादल का अर्थ होता है मेघ। मेघ के लिए नहीं है, क्योंकि बादल की जब बूंदें, जो वर्षा की बूंदें है धरती पर पड़ती हैं, तो धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई यानी नव जीवन का अंकुर फूट पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों अंकुर के आगे हम बनाएंगे स्टार। ये बन गया मेरा स्टार, अंकुर। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा देखते हैं, नीले नैनो, नी, नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। काली पुतली है, काली पुतली क्या है बच्चों, नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। जलधर यानी जल को धारण करने वाला, यानी बादल में काली पुतली है, क्या है, बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृद्ध धरती, बादल। तो इसमें है बारिश की बूंदें। ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये पाठ भी उसी पर आधारित है। और नीले नैनो कासा अंबर, काली पुतली से ये जलधर, जो बारिश की बूंदों को पकड़ करके बैठा है बादल, ऐसा लग रहा है जैसे नीले 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 काली आकाश की नीली आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे बादल काली पुतलियों जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बारिश की बूंदें हो जाएगा। बारिश की बूंदें है तो ठीक बच्चों, लेकिन इसके आगे हमें बनाना है स्टार, क्योंकि अगर मैं स्टार नहीं बनाऊंगी तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे स्टार तो बना ही नहीं है। अब देखिए, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। आपको मित्रों के साथ आपस में चर्चा करना है बच्चों कि आपने यही उत्तर क्यों चुने, बारिश की बूंदें क्यों चुना, अंकुर क्यों चुना। तो आप इसको चर्चा करके लिख सकते हैं। मिलकर करें मिलान, चलिए सब मिलकर के मिलान करते हैं। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, दाहिनी ओर दिए गए हैं, और इनका मिलान कीजिए। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो इसका क्या अर्थ होगा बच्चों, इसका अर्थ होगा, देखिए, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। ऐसा आसमान में जो सागर ऐसे लग रहा है, समुद्र जो है आसमान में, आसमान में ऐसे लग रहा है जैसे सब बादल छाए हैं जो समुद्र के पानी के जैसे लग रहे हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, ऐसा लग रहा है जैसे बिजलियों के स्वर्णिम पर यानी पंख, सुनहरे पंख लग गए हैं। बादलों के सुनहरे पंख लग गए हैं, बिजली चमक रही है और बादलों के सुनहरे पंख लग गए हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों, बादल के बारे में। ये इसका सही उत्तर है, उत्तर नंबर 1। अब दूसरा देखते हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तनुड़ाई। तो बादल धरती की तनुड़ाई, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे लग रहा था नगाड़े बज रहे हों। तो वहां पर ये देखिए दूसरे नंबर का उत्तर हो गया गड़गड़ गड़गड़, क्या, मेघ गर्जना। मेघ की, बादल की आवाज कैसी होती है, गड़गड़ गड़गड़। तो इसका दूसरा का यहाँ पर लिख दीजिए 2 नंबर, और इसको लिख दीजिएगा इसके सामने। तीसरा देखते हैं बच्चों, नीले नैनों का साया अंबर, नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो देखिए, जलधर तो बादल के लिए कहा गया है, लेकिन अंबर का अर्थ है आकाश। तो ऐसा लगता है आकाश नीली आंखों जैसा लग रहा था, बादल काली पुतलियों जैसे दिख रहे थे। बादलों से बरसती बूंदें ऐसी लग रही थी जैसे दया से भरे आंसू हैं। जलधर, काली पुतली से ये जलधर। तो ये हो जाएगा बच्चों, अंबर के लिए यहाँ पर आया है ये आकाश।
यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 नंबर। और चौथा है, लास्ट है, वसुंधरा की रोमावल सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। वसुंधरा की रोमावल सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। जैसे ही धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो जो दूब है वह प्रसन्न हो जाती है, खिल उठती है। रोमावल यानी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हरी दूब। ये हो गया 4 नंबर। ये चारों आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। अगला देखते हैं अगले पेज पर। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से सुनकर कुछ पंक्तियां हैं दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखिए, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। अब इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। उत्तर है, आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जना सुनकर ऐसा आभास होता है वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीले नैनो साया अंबर काली पुतली से ये जलधर करुणा बिगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की प्यास बुझ जाती। सोच विचार के लिए देखते हैं बच्चों, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? हर्ष यानी प्रसन्नता। तो धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवजीवन मिल जाता है, नवजीवन प्रदान होता है। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद धरती का हर्ष प्रकट करता है या हर्ष प्रकट होता है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया। फिर से देखिए बच्चों, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? आकाश को नीले आंखों के समान और बादलों को उन नीली नीली आंखों की काली पुतलियों के समान बताया गया है। क्योंकि काले बादल काले काले होते हैं, इसलिए उनको पुतलियों के समान बताया गया है। कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। अगला है बच्चों, शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ है पौधे का अंकुरण। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे शब्दों में कीजिए जहां इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। तो अगला और भी बहुत सारा हो सकता है बच्चों, कि दोस्तों की दोस्ती में फूट पड़ गई, उसका सिर फूट गया, धरती से जल की धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई, उसके हाथ टूट गए, एक आंख फूट गई।
अनेक शब्दों के लिए चलिए देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीले नैनो साया अंबर काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जो जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों को जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ का प्रयोग से हम जान सकेंगे जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश का इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके ढूंढ करके उनके शब्दों के आगे लिखिए। बच्चों बहुत सारा शब्द हो सकता है, ये वाक्यांश है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे चक्रधर। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान। फिर है हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम। कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम थे उनको हलधर कहा जाता था, यानी वो हल को धारण करते थे। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। मुरलीधर, आपको सबको पता होगा बच्चों, मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ये सारी बातें हो गई यहाँ पे। अब चलिए शब्द पहेली देखते हैं। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। अब क्या प्रश्न है, शब्द जाल क्या है, पूछ देखते हैं बच्चों यहाँ पे। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र मुझे मिल गया बच्चों, पहले ही है नगाड़ा 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 बजा। देखिए ये मिल गया नगाड़ा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। आग के लिए एक अन्य शब्द, आग के लिए खोजते हैं। अब मुझे मिल गया, ये रहा नयन, नयन। ये दूसरा शब्द है बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिएगा नयन। 2 नंबर का आपका हो गया नयन। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं बच्चों यहाँ पे और क्या है। जल को धारण करने वाला, तो जल को धारण करने वाला देखिए नीचे ही लिखा हुआ है, जल को धारण करने वाला यानी जलधर। आप यहाँ ज ल ध र इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों। जो भी वहां पे आप सर्कल कर रहे हैं ना उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक प्रकार की घास, घास को बच्चों क्या कहते हैं, मिल गया मुझे, आपको भी खोजना चाहिए। दूब, दूब का अर्थ होता है घास। दूब गणेश जी को बहुत पसंद है और पूजा में दूब चढ़ाया भी जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आंसू का समानार्थी, आंसू का समानार्थी, समानार्थी का अर्थ होता है बच्चों पर्यायवाची यानी अश्रु। आंसू का समानार्थी अश्रु, मिटाती हूँ बच्चों, नोट कर लीजिएगा अश्रु। अब देखिए लास्ट बचा है आसमान का समानार्थी, तो अब आसमान का समानार्थी ही बचा है, तो इसको देख लेते हैं। देखती हूँ कहाँ है, मिल गया बच्चों, अंबर। अंबर मतलब आसमान। ये आपका कंप्लीट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बॉक्स से मिलान करना था, शब्दों के जाल थे, आपने उत्तर खोज लिए और आप अब आगे बढ़िए। चलिए अगले पेज पर देखते हैं बच्चों। पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो बच्चों बारिश आने पर तो बहुत बच्चों का मन करता है कि जाके उसमें नाचें, खूब कूदें, कीचड़ में पैर से छपाक छपाक मारें और खूब मजा करें, खूब मस्ती करें, नहाएं, झूमें, नाचें, गाएं। सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, इसलिए आप अपने मन के हिसाब से इसको लिखिएगा। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। तो बच्चों वर्षा ऋतु तो सबसे अधिक प्रिय होती है। ज़्यादातर लोगों को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है। वर्षा के दिनों में बारिश में भीगने में बहुत मज़ा आता है। भीग कर घर पहुंचने के बाद गर्मा गर्म चाय पकौड़ों के साथ अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है बच्चों। तो ये तो मेरी अपनी बात हुई, आपको भी वर्षा बहुत अच्छी लगती है। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे बारिश में भीग कर बैग भिंगा लेते हैं, जूते भिंगा लेते हैं, अगर वाइट पैंट है उसको भी इतनी गंदी कर देते हैं कि घर जाने के बाद तो उनकी जो धुनाई होगी कि समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, समाचार माध्यमों से
प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों यानी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी अत्यधिक गर्मी, सर्दी, बारिश में आपने जो स्थिति देखी उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसको तो बच्चों आप ही को बताना होगा। ये है सृजन। सृजन को देखते हैं। इसका नाम देना भी सृजन है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर इसे नाम दीजिए। तो बच्चों ये तो एक इसका नाम है। इस चित्र का नाम देख के मुझे एक फूल का नाम याद आ रहा है, रेगिस्तानी लिली है ये। तो इसको रेगिस्तानी लिली है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेगिस्तानी लिली। अब देखिए ये नगाड़ा है, नगाड़ा 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 बजा, इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तनुड़ाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। वाद्य यानी बाजा, वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की ध्वनि मोटी होती है। खोजबीन, चलिए खोजबीन करते हैं बच्चों। आपके यहाँ उत्सव में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी एकत्र करें, अपने समूह में चर्चा करें, उस पर चर्चा करें। तो बच्चों आपके यहाँ कौन कौन से वाद्य यंत्र, तो देखिए शहनाई, बांसुरी, और शहनाई तो मंगल वाद्य है, बांसुरी आप अपनी पसंद से बजा सकते हैं, और नगाड़ा और ढोलक जो है, ढोलक भी मंगल वाद्य यंत्र है। तो ये सारे तो वाद्य जो हैं वो हर जगह बजते हैं, आपके यहाँ भी बजते होंगे। तो ढोलक है, नगाड़ा है, डमरू है, डफली है, तबला, हारमोनियम, गिटार तो आप भी बजाते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में आप जानकारी एकत्र करके लिख सकते हैं बच्चों। आइए इंद्रधनुष बनाएं। अब बच्चों इंद्रधनुष तो आप ही को बनाना होगा। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो बच्चों कविता, आशाओं का संचार है, खुशियों का विस्तार है, कितना प्यारा इंद्रधनुष है जो यह मुझे प्यार से पुकार रहा है। बच्चों आप अपने मन से लिख लीजिएगा, हो सकता है आप बहुत अच्छी कविता बना पाए। चलिए अब इसको पढ़ती हूँ, झरोखे से पढ़ती हूँ बच्चों। इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। एक बूंद ये कविता है। जो निकल कर बादलों की गोद से ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। ये कविता यही समाप्त होती है बच्चों। अगर मेरा पढ़ाया आपको पसंद आता है तो बच्चों प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच जाए। और हाँ बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। और अगर आपको लगता है मुझे कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं, मैं अपने पढ़ाने में कुछ सुधार भी कर सकती हूँ। धन्यवाद बच्चों। आप मेरे साथ इतनी देर तक रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।